हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं सितंबर मंथ के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि आपके एएफओ और नाबार्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 7 ऑफ सितंबर से लेके 14 ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ और वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च द मिलेट मिशन। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिलेट मिशन। हिंदी में अगर आएगा तो उसको बाजरा मिशन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो मिशन है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनके सीएम मिस्टर भूपेश बघेल जी ने किया है 14 ऑफ सितंबर, मतलब 14 सितंबर 2021 को ये मिशन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया को मिलेट हब बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल सून बिकम द मिलेट हब ऑफ इंडिया, मतलब है कि जो स्टेट है उनका बहुत जल्दी मिलेट हब ऑफ इंडिया के नाम से कहलाएगा। और उनका यहाँ पर एक मोटिव था, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि छोटी फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है। कई बार क्या होता है कि जो छोटी फसलें होती हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है, जिनको लोग कम अमाउंट में ग्रो करते हैं, उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि जो छोटी छोटी फसल हैं जिनका सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे उनके किसानों का भी फायदा हो, एज वेल एज जो स्टेट है और इंडिया है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। तो इसी को आगे ले जाने के लिए ये बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक टोटल 14 स्टेट ऐसे हैं जो इस मिशन में शामिल किए गए हैं। बाकी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा और बाकी रिमेनिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, ये भी यहाँ पे बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अग्रसर है ये स्टेट बाजरा की खेती को लेके, इसीलिए इस स्पेशली इसके लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक एमओयू भी साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है, और छत्तीसगढ़ के 14 कलेक्टर्स के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है ताकि निगरानी और मॉनिटरिंग हो सके टाइम टू टाइम और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मिलेट मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, किस डेट को किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2021 को। वहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे बात करेंगे, उड़ीसा सीएम डिस्पर्स रुपीज 742.58 करोड़ टू फार्मर अंडर कालिया स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि कालिया स्कीम किस राज्य की है, ठीक है, किस ईयर में लॉन्च हुई, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, उड़ीसा स्टेट के जो सीएम है मिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी हाल ही में 742.58 करोड़, मतलब 742.58 करोड़ रुपए जो कि कैश सपोर्ट किया है फार्मर्स को अंडर कालिया स्कीम। यहाँ पर कालिया स्कीम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो कि फुल फॉर्म है द कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको कालिया स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा स्टेट में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सोर्स पटनायक जी ने यहाँ पर 3,000 रुपये पर स्मॉल फार्मर यहाँ पे सेंड किए हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली, जिससे 37,12,914 स्मॉल फार्मर्स को फ़ायदा मिलने वाला है, ताकि वो अपने रबी क्रॉप के जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं वो इजीली कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रबी क्रॉप का प्रोडक्शन हो। इसीलिए ये अमाउंट डिसबर्स किया गया है अंडर कालिया स्कीम। कालिया स्कीम की फुल फॉर्म आ सकती है, कालिया स्कीम कब लॉन्च हुई ये भी आ सकती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका कालिया स्कीम है वो 2019 में लॉन्च हुई थी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे एक है आपका नुआखाई पर्व, जिसको नुआखाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा का फेस्टिवल है।
11 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये भी आपको एज ए जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि नुआखाई जो पर्व है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है और किस दिन सेलिब्रेट होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट डाउन करने हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, आप जाके ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइन 5 MOUs विद प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर हमारे भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसने 5 प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये जो 5 MOU साइन किए हैं ये प्राइवेट कंपनी से किए हैं, पहले आपको ये याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? फॉर टेकिंग फॉरवर्ड डिजिटल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डिजिटल एग्रीकल्चर बनाने के लिए ही इस MOU को साइन किया गया है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी कंपनी हैं जिन्होंने ये MOU साइन किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ। सबसे पहला है सिस्को, उसके बाद निंजा कार्ड दूसरा, तीसरा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और चौथा है ITC लिमिटेड और पांचवा है NCDEX ई मार्केट लिमिटेड जिसको NEML शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये टोटल 5 कंपनीज हैं जिनके साथ ये MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस MOU साइन करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। तो फार्मर की इनकम को बढ़ाना ही उद्देश्य है, उसके साथ साथ उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो क्रॉप है उसको भी प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट से और नेचुरल कैलामिटीज़ जितनी भी आपके बोल सकते हो बाढ़ आती हैं, ज़्यादा वर्षा होती है, इन सारी चीज़ों से भी बचाना इस MOU का उद्देश्य है। ये बात कही है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक और बात कही है कि एग्रीकल्चर शुड बी कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एग्रीकल्चर को जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, जुड़ने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर बात एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब स्टूडेंट के पास भेजो ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर अपडेट के बारे में पता चल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप AFO, नाबार्ड या फिर ऐसे ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट टू स्टार्ट आदर्श ग्राम योजना इन 36,000 विलेजेस इन इंडिया। तो भारत के 36,000 विलेजेस में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करने की भारत सरकार सोच रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बहुत जल्द स्टार्ट होगी भारत के 36,000 विलेजेस में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये कौन से विलेज होंगे, तो आपको बता दें ऐसे विलेज जहाँ पर 50% जो लोग हैं वो आदिवासी आबादी से आते हैं, मतलब वहाँ की जो आबादी है वो 50% अगर आदिवासी है, ऐसे गाँव को सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी इस योजना में। और यहाँ पर असम के लगभग 1700 आदिवासी गाँव को आदर्श ग्राम में बदला जाएगा, ये भी यहाँ पर बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक ही उद्देश्य है PMAGY का कि जितनी भी आपके SC मेजोरिटी विलेजेस हैं, जितने भी आदिवासी विलेज हैं, गांव हैं, उनको डेवलप करना, उनका कायाकल्प करना ही इस आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। पूरा नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम के अंडर में जो टेक्निकल रिसोर्सेज सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसको NIRD&PR के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल लेवल पे हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब है कि अब उन गाँवों का कायाकल्प होने वाला है जहाँ पर 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, उनको यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है रबी क्रॉप के लिए फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23।
तो यहाँ पर बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ही अप्रूवल देता है फाइनली MSP की बढ़ोतरी में, जो कि दे दिया है और जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रेजेंट के PM नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो MSP है वो ऑल मैंडेट रबी क्रॉप्स के लिए घोषित किया गया है फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो आपकी रुपीस पर क्विंटल में है, जो अमाउंट यहाँ पे दे रखा है वो रुपीस पर क्विंटल में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वीट की बात करेंगे तो पिछली बार जो आपका MSP था फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए वो 1975 रुपीज़ था, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है 2015 रुपीज़। यहाँ पर 40 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है और रिटर्न ओवर कॉस्ट यहाँ पर 100% है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 1008 रुपीज़ डिसाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बारले का यहाँ पर अब हो गया है 1635 रुपीज़ पर क्विंटल, 35 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले MSP से कंपेयर करने पे 60% का रिटर्न ओवर कॉस्ट है। ग्राम के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट में MSP है RMS 22-23 के लिए वो हो जाएगा 5230 रुपीज़, जिसमें 130 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 74% रिटर्न ओवर कॉस्ट है परसेंटेज में। यहाँ पर बात करेंगे लेंटाइल की, मसूर की, तो ये हो जाएगा अब बढ़ के 400 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हुआ है MSP में। 79% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। रेपसीड मस्टर्ड की बात करेंगे तो 2523 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और प्रेजेंट MSP हो जाएगा 5050 रुपीज़। 400 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है, 100% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। यहाँ पर सेफ्लावर की बात करेंगे तो 3627 मतलब 3627 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जी MSP हो जाएगा 5441, 114 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है पिछले MSP से कंपेयर करने पे और यहाँ पर 50% का रिटर्न ओवर कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो MSP घोषित किया गया है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा MSP में इंक्रीमेंट किस क्रॉप में किया गया। तो ये दो क्रॉप आपको दिख रही होंगी, जिसमें पहला है लेंटिल और रेपसीड मस्टर्ड। इन दोनों में बराबर इंक्रीमेंट है। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट है 400 रुपये का। देन उसके बाद यहाँ पे ग्राम का है 130 रुपीज़ का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लेगा कि वीट का MSP कितना घोषित किया गया है, तो 2015 रुपीज़, बारले का 1635, ग्राम का 5230। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MSP जो है वो CACP के रिकमेंडेशन पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अप्रूवल देती है, घोषित करती है। और आपको बता दें कि सबसे पहले APC आया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, 8 जनवरी 1965, 8 जनवरी 1965 में आया। देन उसका नाम चेंज कर दिया गया 1985 में, उसको CACP के नाम पर रख दिया गया। अब जो है वो CACP ही बॉडी कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे कि आपको पता है 75 साल इस बार पूरे हुए हैं हमारे भारत को आज़ाद हुए। उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है भारत, और इसीलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक वीक ऑर्गेनाइज किया है, फूड प्रोसेसिंग वीक, जो कि आपका 6 से 12 सितंबर तक चला था। ये आपको याद रखना है, 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ये आपका जो फूड प्रोसेसिंग वीक है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पर लगभग 43.20 लाख सीड कैपिटल अमाउंट जो है वो 135 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के अकाउंट में भेजे गए अंडर PMFME स्कीम के बारे में। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम इसका नाम है। इसके अंडर में ही 43.20 लाख रुपीज़ यहाँ पर भेजे गए बीज के लिए। ठीक है, सीड कैपिटल अमाउंट यहाँ पे भेजी गई है। और आपको बता दें इसके साथ साथ यहाँ पर एक नेशनल वेबिनार हुआ है ऑन मिल्क प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन अंडर वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग दोनों ने मिलकर एक नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसका टॉपिक क्या था, मिल्क प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो भी आगे आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा की मांडा बफेलो की काफ़ी बात हो रही है और ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो जानेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मांडा बफेलो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर भारत में बफेलो की 19वीं एक यूनिक ब्रीड रिकॉग्नाइज की गई है, किसके द्वारा, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। इसके द्वारा ये जो यूनिक ब्रीड है बफेलो की वो रिकॉग्नाइज की गई है, जिसका नाम क्या है, मांडा बफेलो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले कुछ और कैटल्स की, सीप की और इनके साथ बफेलो की जो ब्रीड है वो रिकॉग्नाइज की गई थी, जिनका नाम है, सबसे पहले अगर हम कैटल की ब्रीड की बात करेंगे तो पहला है बिंजापुरी, उसके बाद है आपका मोटू, देन उसके बाद आपका है घुमुसरी और देन उसके बाद आपका क्या है, खरियार। ये 4 ऐसी ब्रीड हैं जो कैटल के लिए रिकॉग्नाइज कर दी गई हैं पहले ही। और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर 2 ब्रीड हैं बफेलो की जो इससे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी, जिसमें पहली है चिल्का ब्रीड और दूसरी है काला हांडी ब्रीड। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सीप की, तो सीप की एक ब्रीड है जिसका नाम है आपका केंद्रपाड़ा, ठीक है, जो कि भेड़ की है। ये ऑलरेडी यहाँ पर NBAGR के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर करंट में जो है उसको आपको याद रखना है, मांडा भैंस यहाँ पर 19वीं यूनिक ब्रीड रिकॉग्नाइज की गई है NBAGR के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो इसके जो बाल हैं वो तांबे के रंग की तरह होते हैं और साथ साथ ही ग्रे और भूरे रंग का एक अनूठा कोट रंग भी इनमें होता है, जो कि इसको और आकर्षक बनाता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी 19वीं यूनिक ब्रीड बन चुकी है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मांडा बफेलो किस राज्य की 19वीं ब्रीड बनी है, यूनिक ब्रीड बनी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि और कौन कौन सी बफेलो वहाँ की रिकॉग्नाइज की गई हैं NBAGR के द्वारा, तो चिल्का और काला हांडी। ऐसे ही सीप के लिए पूछ सकता है या फिर कैटल के लिए भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये फाउंड कहाँ होती है, तो उड़ीसा का एक कोरापुट रीजन है और उसके साथ साथ एक ईस्टर्न घाट है वहाँ के, वहाँ पर ये पाई जाती है प्रजाति, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बफेलो जो कि उड़ीसा की है, मांडा बफेलो कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है कि ईस्टर्न घाट एंड प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीजेज शुगर केन रेट बाई ₹12 पर क्विंटल। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने अपने गन्ना किसानों के लिए 12 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से शुगर केन के रेट में बढ़ोतरी की है, जो कि सीजन 2021-22 के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 9 सितंबर 2021 को शुगर केन के प्राइस हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं 12 रुपये, ठीक है। अब वो बढ़ के कितना हो गया है, 362 रुपीज़ पर क्विंटल। और जो कैबिनेट की अमाउंट है वो कितना है, 290 रुपये पर क्विंटल, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन हरियाणा के लिए जो गन्ना किसान है उनके लिए 362 रुपीज़ पर क्विंटल यहाँ पे जो बोल सकते हो जो FRP है या फिर स्टेट का जो प्राइस है वो अब 362 रुपये पर क्विंटल हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अब पंजाब से भी ज़्यादा अमाउंट शुगर केन का हरियाणा में हो चुका है, क्योंकि पंजाब का 2021-22 सीजन के लिए कितना है, 360 रुपीज़ पर क्विंटल, और अब हरियाणा का हो गया है 362 रुपीज़ पर क्विंटल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखी गई है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, कि इससे होगा क्या कि किसानों की आय दुगनी होगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे पिछले ईयर के कंपेयर में 12 रुपये इस बार ऐड किए हैं, इंक्रीज़ किए हैं शुगर केन के प्राइस में 2021-22 क्रशिंग सीजन के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो पिछली बार 2020-21 का जो क्रशिंग सीजन था उस बार यहाँ पे 350 रुपये पर क्विंटल था, जिसमें 10 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया और अब यहाँ पे टोटल
340 से 350 हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 10 रुपये बढ़ाए गए थे, 350 हो गया। देन 350 से यहाँ पे 12 रुपये इंक्रीज किए गए और अब हो गया है 362 रुपीज़ पर क्विंटल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि शुगर केन के लिए FRP घोषित किया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेज, जिसको CACP रिकमेंड करता है। बाकी जो आपकी सीरियल क्रॉप होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं आपकी, वो टोटल आपकी MSP के थ्रू बोल सकते हो, उनका MSP घोषित किया जाता है, जिसको CACP रिकमेंड करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो IIT बॉम्बे लॉन्च्ड इट्स प्रोजेक्ट उड़ान ऑन September 14, 2021। तो 14 सितंबर 2021 को IIT बॉम्बे ने एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज़ में क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, IIT बॉम्बे ने। क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उड़ान। कब लॉन्च किया है, 14 सितंबर 2021, मतलब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है इसका उद्देश्य क्या है, टू ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर, जो भाषा का जो बैरियर है, जब छात्र किसी स्टेट से अदर स्टेट में जाते हैं तो उनकी लोकल लैंग्वेज अलग होती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग होती है, जिससे उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जितनी भी आपके हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं उन स्टूडेंट को देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, ताकि वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, वो जिस लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट में उस कंटेंट को, उस सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट उड़ान। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वो इंग्लिश से हिंदी में या फिर किसी और अदर लैंग्वेज में, जो कि भारतीय लैंग्वेज होगी, उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे और आसानी से अपने शब्दों में उस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ये भी यहाँ पे बात की गई है और ये पूरा डिपेंड है आपका AI बेस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशन है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि द प्रोजेक्ट वॉज एनवाइसेज बाई प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं गणेश रामकृष्ण जी, उनका यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। और आपको पता होगा कि IIT बॉम्बे जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, ये भी आपको पता रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बनेंगे कि प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। कब लॉन्च हुआ, 14 सितंबर। किसके लिए लॉन्च हुआ, टू ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर। और यहाँ पर ये भी आएगा कि किसने एनविसीज किया, तो ये है आपके प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन। और IIT बॉम्बे कब इस्टेब्लिश हुआ, 1958 में। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो कि आज का लास्ट करंट अफेयर है, इसके बाद बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिवाइज द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA स्कीम। तो यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, या बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक स्कीम को रिवाइज किया है जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, जिसको TMA के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी आपके स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और मार्केटिंग की जा सके, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिवाइज स्कीम है ये इफेक्टेड हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2018 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब भारत की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने की ये स्कीम है, जिससे एग्रीकल्चर में जो GDP है वो ग्रोथ करे। इसके लिए ही इस पॉलिसी को, इस एक्सपोर्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जो कि दिसंबर 2018 में किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक 60 बिलियन यूएस डॉलर टोटल शिपमेंट से आए एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि एग्रीकल्चर को और सहारा मिल सके और उसका जो जीडीपी है वो बूस्ट कर सके। इसीलिए ये एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई थी दिसंबर 2018 में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम थी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस टीएमए, ये 2019 में लॉन्च की गई थी ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में उसका असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही ये स्कीम प्रोवाइड की गई थी, लाई गई थी। जिससे होगा क्या कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कमोडिटीज़ हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जा सकेंगे, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट उन कमोडिटीज़ की भारत ले सके। इसी के लिए ये सारी स्कीम और एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच स्टेट एंड और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपने स्टेट में या फिर अपने केंद्र शासित प्रदेश में टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया था, ताकि टूरिज्म को प्रमोशन मिले और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, रोजगार का सृजन हो। वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हटके है, अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सुर्खियों में बना हुआ, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो आज क्वेश्चन है Which country has commenced the world biggest trial of a blood test where they will detect more than 50 types of cancer? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रायल किया है ब्लड टेस्ट को लेकर, ब्लड टेस्ट के ऊपर, जिसमें 50 से ज़्यादा तरह के कैंसर का पता लगाया जा सकता है ब्लड टेस्ट करने से ही। और ये किस देश ने किया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ऑप्शन है चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा और पता होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही कैंसर की जानकारी मिल पाएगी अब। तो ये किस देश ने कारनामा किया है, ये आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल 200 लाइक का। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को भेजना, ताकि सभी स्टूडेंट घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट्स के बारे में जानकारी ले सकें। इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहाँ जाके आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर पाएंगे और एड फ्री वीडियो भी देख पाएंगे। तो जल्दी जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।